और इन सब लोगों की आवाज़ बनने के लिए ही मैं अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पे खड़ा हूँ कि किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी करने के पहले उसकी रूह कांप जाए कि मुझे कम से कम 6 महीने की जेल काटनी पड़ेगी करके। अगर मैं आमदार बनता हूँ तो मैं हर साल यहाँ पे 200-2000 रोजगार के जरिए उपलब्ध करा सकता हूँ। सरकार के पास में बहुत सारे नियोजन होते हैं। हम पिछले 20 साल से मियान 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 सुन रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि जो तकलीफ हम सह रहे हैं उसका मुआवजा हमको ये मिलना चाहिए कि आज जो भी बिजली की दर है उससे आधे रेट में हमको बिजली मिलना चाहिए। बिल्कुल। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज खैर मकदम करते हैं आपका हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ में बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जो कि पश्चिम वेस्ट नागपुर से अपक्ष उम्मीदवार के लिए खड़े हुए श्री राजा हबीब बेग साहब। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधा पॉइंट की बात करते हैं। और चुनावी जो माहौल है काफ़ी गरमाया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे श्री राजा हबीब बेग साहब से कि राजा बेग कौन है, आपका इंट्रोडक्शन। आप क्या, राजा बेग की पहचान क्या है? मैं राजा बेग, वैसा मेरा ओरिजिनल नाम हबीब बेग है, लेकिन मुझे बचपन से सभी लोग राजा बेग, केसरी स्कूल कॉलेज के दोस्ती हबीब बेग के नाम से जानते हैं। बाकी शहर पूरा राजा बेग के नाम से जानता है। मैं पेशे से एक व्यापारी हूँ। पिछले 34 साल से नागपुर शहर के अंदर में मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड मेरा बिजनेस है। और मेरा धंधा ऐसा है, ये एक डेली नीड्स टाइप का बिजनेस है, क्योंकि हर आदमी को एक घर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो जब उसको घर बनाने का रहता तो हमारा धंधा एकदम ईमानदारी का धंधा है। हम लोगों ने लोगों को 200 फुट गिट्टी बोल के 205 फुट दिया, लेकिन 195 फुट नहीं दिया कभी। तो उस वजह से हमारी लोगों के अंदर में एक अच्छा नाम हमारी फर्म का, आज उसी का फ़ायदा आज मैं बिज़नेस छोड़ के बच्चों को दिया है। मैं अभी राजकारण करता हूँ, पॉलिटिक्स करता हूँ, और मेरा खुद का फार्म हाउस वगैरह है। तो बिज़नेस बच्चे कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा प्रतिसाद है जनता का। आपकी लाइफ की स्ट्रगल की शुरुआत कहाँ से हुई? लाइफ के स्ट्रगल की शुरुआत तो बताया ना 1990 से एक लोकल ट्रक, सेकंड हैंड ट्रक लेकर मैंने अपने लाइफ की शुरुआत की। और ईमानदारी से बिजनेस करने के बाद में लोगों का इतना प्रतिसाद मिला कि आज मेरे पास में 50 ट्रक है। और धंधे में भी माशाल्लाह सब अच्छा कुशल मंगल है। और मेरे हर जाति, हर समाज, हर तबके के लोगों से रिलेशन है। और मेरे आपसी रिलेशन इसलिए बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है लोगों से, क्योंकि लोग बिल्डिंग मटेरियल, मकान बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल लेने के लिए मेरे पास में आते हैं। वो इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि उसके बाद में फिर वो लोग बोलते हैं कि बेग साहब, जीवन में कभी हमको तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जीवन में कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आप हमें बिल्कुल बताइए, हम आपके लिए सीना तान के खड़े रहेंगे। तो मतलब काफ़ी लोगों से कॉन्टेक्ट जो बने, बेसिक चीज़ है घर बनाना करके, तो इसकी वजह से हर इंसान जो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में अपने घर वर की तामीर करता है, तो कहीं ना कहीं आपसे कॉन्टेक्ट बनते हैं लोगों के। और इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसा आप सक्सेस जो है किस चीज़ को मानते हैं, पैसा या लोगों के दिल की इज्जत को दे? नहीं, इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। पैसे वाले लोग तो बहुत है शहर में, दुनिया में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले। मैं पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे को लोग इज्जतदार आदमी बोलते हैं। हाँ, और ये इलेक्शन भी लड़ने का पर्पस यही है कि मैंने इलेक्शन का फॉर्म भरने के पहले 4000 लोगों से पिछले 2 महीना, जब से दिमाग में आया कि इलेक्शन लड़ रहे, एक संगठन बना था हमारे युवाओं का, कि उनको लगता था कि भैया हमारे मुद्दों के ऊपर में बात नहीं होती, हमसे वोट लेने के बाद में पार्टियां जो है वो पार्टियां चेंज कर लेती है 50-50 खोके लेके। हम तो कांग्रेस का उम्मीदवार इसलिए चुन के देते हैं कि वो हमारी समस्याओं पे, हमारी ज़रूरतों पे बात करेगा। लेकिन जब वो प्रत्याशी 50 खोके में बिक जाता है, फिर वो ये भाषा भूल जाता है, फिर वो भाषा बोलने लग जाता है जिसके खिलाफ हमने उसको मतदान किया था। वहाँ पर वो जो वोटर है, जो मतदाता है, वो अपने आप को ठगा महसूस करता है कि हमने तो अपनी विचारधारा वाले को वोट दिया था, उस विचारधारा के विपरीत। लेकिन हमारे यहाँ वोट लेकर जब ये उस विचारधारा में शामिल हो गया, वहाँ पे जो है आम मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ओके, सही बात है। मतलब जो जिस चीज़ से अपने पॉलिटिकल करियर की, कोई भी शख्स की बात कर लो, जैसे जनरली कोई भी अगर नेता आता है तो वो एक शुरुआत करता है कि भाई मैं ये मुद्दे समाज के उठाऊंगा, लेकिन होता नहीं। अमूमन देखा ये जाता है कि नेता, समाज जो है वो नेता को चुन के इसलिए देता है कि वो किसी अच्छे पोस्ट पे जाके, यानी डायरेक्टली मैं बोलूँगा विधान भवन में जाके या पार्लियामेंट में जाके उनकी बात करे, जहाँ पे कानून बनते हैं, उनकी कुछ तो उनका फ़ायदा नुकसान कुछ तो बात करें वहाँ पे। ये होता नहीं है। अक्सर होता है कि मैं अपने मुस्लिम समाज की बात करता हूँ, अगर मुस्लिम समाज में से नेता समाज जो है बहुत भरोसे के साथ में अपने नेता को चुनता है,
और चुनने के बाद में उसको आगे भेजता है, लेकिन आखिर में फाइनली क्या होता है, उनकी कोई बात नहीं वहाँ रखी जाती। क्यों ऐसा होता है? नहीं, पहली बात तो ये कि मुस्लिम समाज नेता चुनता ही नहीं है। मुस्लिम समाज ने पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद में किसी को भी नेता नहीं माना। वो हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, या उनके मुद्दों के साथ में जो इंसान जुड़ा रहा, चाहे वो पिछली बार आपने अमरावती में देखा होगा, वो कुंती राणा है, वो राणा को मुसलमानों ने भाभी भाभी बोल के वोट दिया था, और उसको उसकी आमदार बनने की औकात नहीं थी, उसको खासदार बनाया। लेकिन खासदार बनने के बाद में उसने उन्हीं के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये समाज, सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं है उसके अंदर में, उसमें सारा समाज की तबका है। देखो, समाज के अंदर में सिर्फ दो विचारधारा के लोग नहीं रहते हैं, समाज के अंदर में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, एक बड़ा तबका कांग्रेस की विचारधारा के साथ में जुड़ा हुआ है, और एक बड़ा तबका बीजेपी की विचारधारा में के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो फ्लोटिंग वोटर बोलते हैं हम लोग जिसको, वो एक आज़ाद सोच वाला तबका है। मैंने इलेक्शन का फॉर्म भरने के पहले जब लोगों से चर्चा की, तो बहुत सारे लोगों का बोलना ये था, बहुत सारे सभी समाज के लोगों की बात कर रहा, मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं करता। मैं मुस्लिम समाज में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मेरे मुस्लिम समाज से 50 गुना ज़्यादा गैर समाज में संबंध है, हर समाज का, चाहे वो सिंधी, मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती, तिरले कुनबी, बावने कुनबी, खैरे कुनबी, और समझे 2 बैले तेली, 3 बैले तेली, ऐसी जातियाँ गिनाते बांटूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। मुझे सारी जाति पाति समाज समझता है। तो वो लोगों का बोलना ये था कि बेग साहब, आप जैसा आदमी अगर खड़े होता है तो फिर हमारे को ये नहीं देखना है कि वो कौन सी पार्टी से है और क्या है, हम लोग आपके साथ में सीना तान के खड़े रहेंगे। और हमारे पास में एक ऑप्शन रहेगा, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि जब 2 पार्टियां इलेक्शन लड़ती है तो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन ही नहीं होता है। तीसरा जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो उसमें इतना दम ही नहीं रहता है कि वो चुन के आ सके। लेकिन आप जो है, आप में, आप समाज को ऐसा लगता है कि मुझ में दम है करके, तो उन्होंने जो हौसला दिया, उनके हौसले पे खड़ा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे एक सवाल ये है कि आप एक सेकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी इमेज जो है कुछ एक सेकुलर छवि वाली बनी नहीं था। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, तो लोगों के दरमियान में एक ऐसी छवि बनी है। जैसे हम कुछ देर पहले भी मुस्लिम समाज के मुद्दों की बात कर रहे थे, जैसे SC, NT, OBC सबके अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स, अपने अपने मुद्दे होते हैं। तो मुस्लिम समाज को हमेशा आप इग्नोर किया जाता है, और एक बड़ा तबका है, सबसे ज़्यादा वोटर्स भी हैं पश्चिम नागपुर में। तो आपको क्या लगता है कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है, इनको क्या तकलीफ परेशानी क्या है, सेकुलर पार्टी से क्या क्या शिकायत है इनको, जो कि इनको अनसुना किया जा रहा है कई सालों से? ये प्रॉब्लम सिर्फ SC ST मुस्लिम की ही नहीं है, ये प्रॉब्लम OBC की भी है। जो OBC का एक बड़ा धड़ा है, उनकी भी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। इसीलिए समाज ने मुझसे कहा कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े रहिए, हम सब की आवाज़ बनिए। और इन सब लोगों की आवाज़ बनने के लिए ही मैं अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जो पार्टियाँ होती है, वो पार्टी की लाइन से नेता बाहर नहीं जा सकता। जो उम्मीदवार होता है, या कल वो विधानसभा में चुन के भी जाता है आमदार बन के, या मंत्री भी बनता है, तो वो पार्टी की एक लाइन होती है, उससे वो बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन ये क्राइटेरिया आज़ाद उम्मीदवार के पास नहीं होता है। अगर कल किसी की गवर्नमेंट, ऐसी सरकार ऐसी बनती है कि जिसमें 10, 20, 2, 4, 5 आज़ाद उम्मीदवारों के तौर के ऊपर में अगर आप समर्थन देते हो, तो आप अपनी मांगे, अपनी शर्तों के ऊपर में उनको समर्थन दे सकते हो। इससे आप समाज के हर तबके को फायदा पहुंचा सकते हो। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि आज़ाद उम्मीदवार को आज़ाद ख्याल, आज़ाद सोच वाले लोग समर्थन करते हैं, वोट देते हैं। और आज़ाद उम्मीदवार जो होता है वो अपनी बात रखने में सक्षम होता है, और पूरी बेबाकी के साथ अपनी बात को रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज़ाद उम्मीदवार जो है, अगर से उसकी छवि अगर से एक सेक्युलर इमेज की है, जो ऐसी सब धर्म और सब जातियों को लेके चलने वाली, तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सबकी बात करेगा। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या एक तबका, जैसे कि एक बन गया, एक पोर्टफोलियो तैयार हो गया पार्टियों का। जैसे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो एक धर्म जाति विशेष इसकी आइडियोलॉजी के साथ में उसका नाम जोड़ा है कि इसी को प्रमोट करती, बाकी किसी को नहीं चुनती। और कांग्रेस के साथ में ये छवि है कि आप जो है कोई हर समाज के रईसों और अमीरों की पार्टी बन गई, गरीब तो बेचारा गरीबी मर रहा है, ये चीज़ बन गई। तो आप अमीरों की बात कर रहे हो और आप एक धर्म जाति की बात कर रहे हो, बेचारा गरीब जो है वो हिंदू मुसलमान में परेशान है, ना उसके पास रोज़गार है, ना उसके पास में नौकरी है, ना उसके पास में कोई काम है। तो वो क्या करेगा, दिन भर रात भर मोबाइल लेके, ये वो भी ये हिंदू मुस्लिम करेगा।
तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे वाला जो सवाल है, और ज़्यादा देर ना करते हुए जैसे मुस्लिम समाज की मैं बात इसलिए ज़्यादा बार बार दोहरा रहा हूँ कि हमारा जो पश्चिम नागपुर इलाका है, वेस्ट नागपुर, इसमें हम देखते हैं कि 98-99% लिटरेसी रेट हायर है। यानी हाँ, सब सक्षम लोग हैं, इनके बच्चे ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको एक तकलीफ़ है। अगर कोई एजुकेशन से दूर है, कोई चीज़ से दूर है, तो समझ में आता है इनको दिक्कत क्या, तकलीफ़ क्या है, क्या मसला है आपकी नज़र में? किस बारे में तकलीफ पूछ रहे हैं आप? इनकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब किस विषय पे आप चाहते हैं कि मुस्लिम समाज आपको वोट दे, क्यों दे वेस्ट नागपुर में? नहीं, मुस्लिम समाज की प्रॉब्लम तो बहुत सारी है ना। मुस्लिम आप देखिए, पिछले 2.5 साल से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी, 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी, 2.5 साल तक के महायुति की सरकार थी। महायुति की सरकार में भी कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं बने। हमारे यहाँ से जो आमदार थे उन लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। उसके बाद में अभी जब ये महायुति की जब सरकार आई, उसमें मुसलमानों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ और वो एससी समाज के खिलाफ खुल के बयानबाजी की गई है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कई जगह अवहेलना की गई है। मुसलमान समाज को लेकर एक छोटा सा छुटभैया नेता है वो, और टिंगा सा क्या नाम है उसका, मुझे नाम भी नहीं याद आता जल्दी, राणे नीतीश राणे। हाँ, वो बोलता है कि हम मुसलमान को मस्जिद में घुस के मारेंगे। वो तो ये जो इस तरीके की जो बातें करने वाले लोग हैं ना, इनके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाने की जरूरत है, ताकि अगर आप कड़ा कानून नहीं बनाओगे, इनको सजा के दायरे में नहीं लाओगे, तो ये लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में विधानसभा के इलेक्शन थे, इलेक्शन में उसकी हालत खराब होंगी वहां से, तो वो इस तरीके का काम कर रहा है। और ऐसे 4 लोगों, उसके बाद में भी 2-4 शिवसेना वगैरह के कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया सिंधे उठ के कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम दाढ़ी पकड़ के वोट लेंगे। तो ये लोगों के खिलाफ अभी जो भी आने वाली सरकार है, अगर मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे पश्चिम नागपुर से चुन के आता हूँ, और अगर हम मुझे जो बनने वाली सरकार है उसको समर्थन अगर देना पड़े, तो मैं सबसे पहले ये मुद्दा रखूंगा कि जो भी लोग किसी भी धर्म के खिलाफ गलत टीका टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ कानून पहले से बना हुआ है, लेकिन उस कानून को सख्त बनाने की जरूरत है कि किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी करने के पहले उसकी रूह कांप जाए कि मुझे कम से कम 6 महीने की जेल काटनी पड़ेगी करके, और उसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपका मैनिफेस्टो पढ़ा, उसके ऊपर में आपने लिखा है घोषणा पत्र के अंदर, सबसे पहले पॉइंट शायद आपने ये कवर किया कि किसी भी धर्म ग्रंथ, पैगंबर या किसी भी धर्म जाति के ऊपर में अगर से कोई गलत टीका टिप्पणी करता है, इसमें लिखा हुआ है आपके मैनिफेस्टो में, तो उसके ऊपर जो मौजूदा कानून है उसके ऊपर में सख्त से सख्त उस पर अमेंडमेंट करके, जैसा आईपीसी की धाराएं थी उसको ढीला कर दिया गया, बीएनएस में उसको अवेलेबल कर दिया गया। तो स्टेट के पास राइट्स भी है, अथॉरिटी भी है। जैसे कि एक धर्म गुरु जो है उसने नासिक से शायद बिलोंग करते महाराष्ट्र, उसने पैगंबर, हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में उल्टी सीधी बात की है, उनके चरित्र पे सीधा उंगली उठा दिया अपने प्रवचन में। तो ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को संत बोलते हैं और ऐसी हरकतें भी और ऐसे टीका टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर में ये सब कानून तो सभी के लिए बनते हैं। तो ऐसे कानून की मांग जो है, आपको ऐसा लगता है कि अपक्ष उम्मीदवार ज़्यादा बेबाकी से कर सकता है? तो सेक्युलर जो अब क्या इसके ऊपर में आपकी क्या राय है, मतलब एक अपक्ष उम्मीदवार? देखिए, पहली बात तो वो जो आप जिसको महाराज बोल रहे हैं वो महाराज ही नहीं है, क्योंकि जो महाराज होता है उसने सारे धर्मों को पढ़ा होता है, और जिसने सारे धर्मों को पढ़ा, तो कोई भी धर्म किसी धर्म के खिलाफ बुरी बातें करने को, उसके ऊपर में टीका टिप्पणी करने की इजाजत नहीं देता। सारे धर्म अच्छी ही बात की देते हैं, वो सलाह देते हैं, और प्रवचन भी जो महाराज करते हैं, ऐसे कई महाराज हैं। अब ये तो अभी मैंने इसके पहले नहीं सुना था उसका नाम, ये अभी अब देखो, उसके पहले कभी आपने उसका नाम सुना था क्या, जिस महाराज ने ये टीका टिप्पणी की? लेकिन ये उसने जो भी गलत बयानी की है उससे वो एकदम लाइमलाइट में आ गया। तो ये सस्ती लोकप्रियता पाने का, मुसलमानों के दिलों को हट करने का ये लोगों ने स्टंट बना लिया। और ऐसे ही चुल्लू भर लोग हैं ये 2-4 जो 10 लोग हैं ना, इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोगों को सीधा करने का काम करेंगे हम लोग। आपके मैनिफेस्टो में एक चीज़ लिखी है कि पश्चिम नागपुर में एससी, एसटी, एनटी और मुस्लिम समाज, अन्य सभी पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर एक आर्थिक कल्याण नीति बनाना, यानी एक प्लान ऑफ एक्शन पे काम करना, सभी समाज के लोगों को बैठा के कि भाई आपका एक फाइनेंशियल, एक इकोनॉमिकल
प्लान स्ट्रेटेजी आगे डेवलपमेंट के लिए कि होना चाहिए करके, ऐसा मैंने आज तक किसी भी आमदार के घोषणा पत्र में नहीं देखा कि मतलब जो भी प्रत्याशी उसके घोषणा पत्र में नहीं देखा, ना किसी आमदार ने इस विषय पे कभी चर्चा की। तो ये पॉइंट कहाँ से आया आपके दिमाग? ये तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखिए direct जी मैं पेशे से बिजनेसमैन हूँ। मैं पिछले 34 साल से नागपुर शहर के अंदर में बिजनेस कर रहा हूँ। अभी मैं 200 लोगों को एम्प्लॉय देता हूँ। 200 एम्प्लॉय मेरे पास में काम करते हैं। मेरे पास में हर जाति पाति समाज के एम्प्लॉय है। मेरे पास में जो लड़का मैनेजर है पिछले 25 साल से, जो लोग मेरे को जानते हैं नहीं भी जानते तो मेरे ऑफिस में आके देख सकते हैं। विशाल ठाकरे नाम है वो लड़के का। वो लड़का पिछले 25 साल से मेरे साथ में जुड़ा है। उसके कई परिवार ऐसे। तो मेरे पास में जो 200 एम्प्लॉय काम करते हैं उसमें से करीब 180 एम्प्लॉय जो है वो हर जाति पाति समाज से आते हैं। पंजाबी तक। मेरे ऑफिस में एक अकाउंटर लड़की है वो पंजाबी है, समझे? मेरे ऑफिस के अंदर में एक लड़का ठाकुर, वो हिंदी साइडर प्रमोद ठाकुर है। तो ऐसे सब अलग अलग जाति पाति समाजों के लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं और उनके परिवारों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो सबकी वो मतलब ऐसा आपको न्यूज़ आती रहती है ना, मतलब हर हाँ बिल्कुल, कि यहाँ कुछ करना चाहिए डेवलपमेंट। हाँ तो वो लोग बताएंगे जाके, वो लोग बताएंगे, जिनको नहीं पता वो बताएंगे ना। तो उनके लिए जो है आज मैं 200 लोगों को एम्प्लॉय दे रहा हूँ। अगर मैं आमदार बनता हूँ तो मैं हर साल यहाँ पे 200-2000 रोजगार के जरिए उपलब्ध करा सकता हूँ। सरकार के पास में बहुत सारे नियोजन होते हैं, लेकिन वो आमदार को उसकी चिंता करनी चाहिए। जबकि हमारे एक बार आमदार चुन के आ गया तो उसको दोबारा आमदार बनने के लिए वो अगले 6 महीने पहले ही तैयारी करता है। बाकी 4.5 साल जो है वो सिर्फ ऐश करते रहता है। सही है। तो आपका एक और पॉइंट इसमें है कि जैसा इस पश्चिम नागपुर को बेरोजगारी मुक्त करना, ये बहुत बड़ा दावा है बेग साहब। तो मैं ये इसके ऊपर में आपका क्या फ्यूचर प्लान है, इसके ऊपर आपने जो डाला मैनिफेस्टो में, तो किस चीज़ को लेके मतलब बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट को एकदम से ख़त्म करना। और जैसे आप बता रहे थे इसके पहले हमारी मुलाकात हुई तो आप बोल रहे थे कि पश्चिम नागपुर में 27 स्लम है, उनको वाटअप जो कराना है बस्ती वाटअप का, और जो नाले जितने गुजरे हैं जिन बस्तियों से, जिन घरों के पास से, वहाँ सुरक्षा दीवार का निर्माण का ये सब चीज़ें तो ऊपर में आज तक किसी ने पश्चिम नागपुर में डिस्कशन नहीं किया। आपने भी बताया था कि 25-50 जो है एनएमजी की जो सरकारी स्कूलें वो बंद पड़ी है पश्चिम नागपुर के अंदर में, उसको अगर से गवर्नमेंट चाहे तो उसको जैसे दिल्ली जैसे मॉडल के ऊपर में उसको कर सकती है। एसी समाज भवन की आपने मांग की, तो ये सब चीज़ें जो है आज तक किसी आमदार या किसी ने क्यों नहीं की, उनकी नज़र से कैसे नहीं गुजरी? बेरोजगारी मुक्त करने के लिए जो भी आप नेता चुन के देते हैं अपने यहाँ से, चाहे वो आमदार हो खासदार हो, इन्हीं की जवाबदारी रहती है बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कराना। रोजगार मुहैया कराना कारपोरेशन का या कारपोरेटर का काम नहीं है। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा दावा है, ये कोई बहुत बड़ा दावा नहीं है, ये बहुत छोटा दावा है। मैं तो पश्चिम नागपुर से इलेक्शन जीत के आने के बाद मैं एक एम्प्लॉयमेंट बुलाऊंगा कि जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है वो मेरे यहाँ आके फॉर्म भरे और उनको जो उनकी स्किल्ड है उसके हिसाब से रोजगार मुहैया कराने के लिए, जो रोजगार हम लोग यहाँ नहीं है मौजूद, वो फैक्ट्री जो नहीं है यहाँ पे, वैसे रोजगार के अवसर यहाँ पे पैदा करेंगे, वो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे जो सरकारी स्कूलें बंद पड़ी है, आज 50 स्कूल है, 50 स्कूल है यहाँ पे, 50 सरकारी स्कूलें बंद पड़ी है। बंद पड़ी है। आप गड्डी गोदाम में जाके देखो, लोग भैंसिया बांधते हैं वहाँ पे, गोबर थोपते हैं वहाँ पे। ऐसे कई स्कूल है। ये कारपोरेशन की गधे घाट की स्कूल, उसको महानगर पालिका ने अपना जोन बना के रखा हुआ है, जोन ऑफिस। तो ये 50 स्कूलें अगर आपने चालू कर दी तो एक 30 स्कूलों के पीछे आपको कम से कम 2000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एकदम छोटी सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि कैसा है 50 स्कूल है, 50 स्कूल में एक स्कूल में चपरासी से लेकर हेड मास्टर तक के 15 से 20 लोगों का स्टाफ रहता है। अगर उन स्टाफ को आप 50 स्कूल से मल्टीप्लाई करो तो 750 लोगों को तो यही रोजगार मिल गया। उसके बाद में उसके पीछे चलने वाली बसें, एक स्कूल के पीछे 8 से 10 बसें, तो एक स्कूल के पीछे 20 लोगों को, एक ड्राइवर एक कंडक्टर, इनको रोजगार मिल गया। अगर उसको आप 50 में मल्टीप्लाई करो तो 500 वो हो गए। तो ये 500 और 750 1250 तो यही हो गए। वो स्कूल के बाहर चने वाले, फुटाने वाले, होटल वाले, ये लोग अपना रोजगार चलाते हैं। उसके पीछे जेरॉक्स वाले, कॉपी किताब वाले, स्टेशनरी वाले, तो ये लोगों की जो इनकम बढ़ेगी तो ये इनकम किसकी बढ़ेगी? अगर एक बाप 10 रुपये कमाता है तो वो अपने बच्चे के ऊपर में 5 रुपये खर्च करता है, और जो बाप 100 रुपये कमाता है वो 50 रुपये खर्च करता है। तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो लोगों को दूसरे माध्यम से रोजगार बढ़ेंगे ना। जैसे एक आदमी है आज, एक रेहड़ी वाला, ठेले वाला, दिन भर अगर घूम के 2000 रुपये का बिजनेस करता है तो वो 500 रुपये कमाता है।
लेकिन अगर वो 3,000 रुपए का बिजनेस करेगा तो 750 रुपए इनकम होंगी उसकी। इनकम 750 रुपए होंगी तो वो अपने बच्चों के पीछे खर्चा भी करेगा ना। और बच्चे को जहाँ तक के हम लोग शिक्षा की जो बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल शुरू करने की, आज गिरी से गिरी हालत में 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक के लोग प्राइवेट स्कूलों में खर्च करते हैं अपने बच्चों के पीछे। यहाँ पे हमने अगर दिल्ली की तर्ज के ऊपर में स्कूलें शुरू की तो 5,000 रुपए सालाना में आपका एजुकेशन हो जाएगा। माँ बाप का वो भी तो 45,000 रुपए जो बचेगा, एक एवरेज में 50,000 पकड़ लो, तो वो जो पैसा बचेगा वो भी तो कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट पे काम आएगा ना। हाँ, फिक्स भी कर सकते हैं उसको। हाँ, आप बच्चे को फिक्स कर दे, उसके भविष्य निधि में उसको काम आ सकता है। तो ऐसे कई प्लान अगर मैं बताने बैठूंगा तो आपकी वीडियो 5 घंटे की बन जाएगी। इतने सारे प्लान है मेरे पास में। तो बेग साहब, और ये जैसा यहाँ पे एक आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, पश्चिम नागपुर में नाले के पास की स्थित सभी बस्तियों के लिए सुरक्षा दीवारों का, ये क्या है? मतलब किससे आप लोगों क्या इलेक्शन लड़ने के पहले मैंने करीब 4,000 लोगों के व्यूज लिए। वहाँ पे जाके छोटे छोटे 10-10, 15-15, 20-20 लोगों के अंदर में मीटिंग की, उनसे चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी पहले कि एक्चुअल हमारे पश्चिम नागपुर में समस्या क्या है। किसी ने रोड की समस्या बताई है, किसी ने नाले की दीवार की, क्योंकि ये गोरेवाड़ा, हमारे यहाँ गोरेवाड़ा बहुत बड़ा तालाब है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ से ओवरफ्लो से पानी छोड़ा जाता है, तो उस वक्त क्या होता है बस्ती में 4-4, 5-5, 8-8 दिन तक पानी नहीं उतरता है, क्योंकि उसके ढक्कन खोल दिए जाते। तो उसके कारण से क्या होता है, लोगों को अपने घरों के बाहर जाना पड़ता है, लोगों का बहुत सारा नुकसान होता है। तो वो जो नाले हैं, वो नालों को सुरक्षा दीवार बनाने की जरूरत है, क्योंकि नाले की सतह के नीचे जो लोग रह रहे हैं, तो दीवार होने से क्या होगा, पानी, नाले का पानी नाले से निकल जाएगा और ये लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। और वो मसला जो है वो गोरेवाड़ा से जो शुरू हुआ है, एक नाला गोरेवाड़ा से शुरू हो रहा है और एक नाला बोरगांव से शुरू हो रहा है, जो मिलिट्री कैंप गिट्टी खदान से होता हुआ, मिलिट्री कैंप से होता हुआ आता है। ये दोनों नाले के ऊपर में बड़े बड़े अच्छे घर भी बने हुए हैं, खुद के प्लॉट मकान है लोगों के, लेकिन जब पानी का लेवल ऊपर पड़ता है तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, उसके लिए वो जरूरी है। जैसा आपके इधर में यहाँ पे एक मैनिफेस्टो के अंदर में एक और चीज़ आपकी लिखी है कि पश्चिम नागपुर में 4 वातानुकूलित युक्त समाज भवन वातानुकूलित समाज भवन मतलब एसी युक्त, हाँ। और डिजिटल ई लाइब्रेरी का वो करना 4। अब उसी का दौर है। अगर हमारे को बच्चे को पढ़ाना है, हमने अगर मोबाइल बच्चे के हाथ में दे दिया तो बच्चा पता नहीं सिर्फ पढ़ ही रहा है क्या, कुछ और भी इधर उधर, क्योंकि वो जब एक बार उसने नेट शुरू किया तो कई टाइप की ऐड वगैरह ये वो आती है। तो हमारे को डिजिटल ई लाइब्रेरी बनाने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चे वहाँ जाके, जब ई लाइब्रेरी होंगी तो फिर माँ बाप बच्चे को फ़ोन क्यों देंगे, माँ बाप सीधा लाइब्रेरी में जा और पढ़। और लाइब्रेरी इतनी नज़दीक होना चाहिए कि हर 10 से 15,000 के पॉपुलेशन के सेंटर में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, ताकि वो लाइब्रेरी के अंदर में बच्चे पैदल भी आसानी से चले जाए। अगर कभी मम्मी पापा छोड़ने वाले ना हो तो बच्चा खुद पैदल चले जाए 2 दोस्तों का हाथ पकड़ के। तो इस तरीके से हर 10 से 15 या 15 से 20,000 के पॉपुलेशन के ऊपर में एक ई लाइब्रेरी होना चाहिए। बेग साहब, क्योंकि हमारा जो पश्चिम नागपुर है, वेस्ट नागपुर, इसमें रविनगर, शंकर नगर, धर्मपेट, इधर के भी लोग जो रहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो शायद आपको नहीं जानते, उन तक आपकी चर्चा तो हुई, वो नाम पहुंचा हुआ हो, लेकिन हो सकता है वो आपको नहीं पहचानते हो, नहीं जानते हो, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहूँगी? जैसे लोगों में कैसा होता है, इलेक्शन के आखिरी दिनों तक के एक नरेटिव, एक नरेशन सेट किया जाता है कि अपना अपना मानूस, अपना समाज, ये चीज़ें, अपनी पार्टी, अपना ये, हर चीज़ में अपना अपना वाली चीज़ें आ जाती है, लेकिन उनको आप इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे एक अपक्ष उम्मीदवार के? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे नागपुर शहर, पश्चिम नागपुर ही नहीं, आप नागपुर से 100 किलोमीटर किसी भी एरिया में जाएंगे तो मुझे लोग जानते हैं। और आपको एक लिस्ट दे दूंगा मैं, हर एरिया के 10-10 लोगों की बना के, और हर समाज के लोगों की, हर समाज के लोगों की। क्या है, हमारा देखने का नज़रिया अब चेंज हो गया है कि मुस्लिम कैंडिडेट है मतलब वो सिर्फ मुस्लिम समाज की बातें करेगा, अपनी ही बातें करेगा, ऐसा नहीं है। हम अगर आमदार बन रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हम लोगों की बात करेंगे। और मेरी जहाँ तक की बात है, ऐसा कोई समाज नहीं है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, हर एरिया के 10-10 लोगों के, एक आदमी का नहीं, हर समाज के 10-10 लोगों के फ़ोन आपको जिस एरिया का चाहिए पूरे पश्चिम नागपुर में, पश्चिम नागपुर, दक्षिण पश्चिम, पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर, क्योंकि मध्य नागपुर में तो मैं पैदा ही हुआ हूँ, पिछले 26 साल से मैं पश्चिम नागपुर में रह रहा हूँ। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब एक बार इलेक्शन में आप तैयारी करते हैं तो मुझे जो जानने पहचानने वाले वो 150 लोग जो हर एरिया में है, वो कब 2-4 हज़ार में तब्दील हो जाएंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा।
आप एक चीज़ जैसे आपके मैनिफेस्टो से एक चीज़ और जाहिर हुई कि युवाओं को जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जैसा प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तरफ लेके आना, तो इसके लिए आपने जैसा इसमें कहा है कि एक इंडस्ट्रियल पार्क तो ऑलरेडी होते हैं, जैसा मियान है और MIDCs होते हैं, ये सब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती, तो इसको लेके आप क्या मतलब गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहेंगे? इसमें मैनिफेस्टो में आपने जो लिखा हुआ है क्या क्या, देखिए, क्या प्लान है उसमें? जो मिहान है, हम पिछले 20 साल से मिहान 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 सुन रहे हैं, लेकिन आप बताइए ना अभी तक के मिहान के अंदर में आप ये सर्वे देखिए, एक इंडस्ट्रियल जगह है, MIDC है, उस MIDC के अंदर में अगर आपने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, नागपुर 25 लाख लोगों का शहर है, बेशक। 50 लाख लोगों का शहर है, 25 लाख वोटर है नागपुर के अंदर में, मतलब 50 लाख लोगों का शहर है। तो अगर 1 लाख लोगों को रोजगार आप दे रहे हो, तो हर 25 आदमी के पीछे एक आदमी वहाँ रोजगार कर रहा है। तो आपको पता होगा ही कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोग जो मिहान के नाम के ऊपर में आज 20 साल से मिहान आ रहा है, मिहान हो रहा है, मिहान के अंदर में कुछ नहीं है, सरकारी ज़मीनें सरकारी रेट के ऊपर में ली गई है, और नेताओं को और बड़े बड़े बिजनेसमैनों को फुकट के दामों में दी जा रही है, और वो लोगों ने प्लॉट ले लेके रखा। आप एक बार मिहान घूम के आइए, कोई इंडस्ट्री नहीं आई है वहाँ पे, 2-4 इंडस्ट्रियों को छोड़ के। और ये जैसे बिजली की दरें जो है काफ़ी महंगी है। हाँ, ये तो मेरा पहला मुद्दा है कि क्योंकि कैसा है, हमारा जो विदर्भ है ये कोयले का कोल बेल्ट है, हम यहाँ कोयला उत्पादन करते हैं, हम यहाँ बिजली उत्पादन करते हैं, सारा प्रदूषण हम सहन करते हैं, और बिजली हमारे बॉम्बे से भी ज़्यादा रेट में हमको दी जाती है। तो मैं सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि जो तकलीफ हम सह रहे हैं उसका मुआवजा हमको ये मिलना चाहिए कि आज जो भी बिजली की दरें है उससे आधे रेट में हमको बिजली मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ये थे हमारे श्री राजा हबीब बेग, और बहुत अच्छा लगा आपके विचार और सोच विचार जान के, और पश्चिम नागपुर की जनता के लिए आप यहाँ पे खड़े हुए अपना सारी चीज़ें दाव पे लगा के, एज अ बिजनेसमैन आपने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट आपने एंटर किया और ये सब मुद्दे उठाए। आप पश्चिम नागपुरी आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं पश्चिम नागपुर की सभी जनता, सभी लोगों से, मेरे भाइयों से, बहनों से, जवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि इस बार मैं आज़ाद अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे पश्चिम नागपुर से आपकी सेवा करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं मेरा खुद का कुछ करने के लिए, मेरे बच्चे दोनों पढ़े लिखे हैं, काम कारोबारी है, मैं भी काम कारोबारी हूँ, अभी भी कारोबार कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ के पश्चिम नागपुर की जनता की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि आने वाली 20 तारीख को मैं राजा हबीब बेग अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे आपके सामने आया हूँ। मेरा चुनाव निशान क्रेन है, क्रेन, सामान उठाने वाला जो क्रेन होता है, मशीनरी, वो क्रेन है। इस क्रेन को बहुमतों से जिताकर 17 नंबर का बटन, बैलेट पेपर के ऊपर में 17 नंबर का बटन है, ईवीएम मशीन के ऊपर में 17 नंबर का बटन है, 17 नंबर का बटन दबाकर मुझे बहुमतों से विजयी कराइए। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी छोटी बड़ी आर्थिक शैक्षणिक सारी समस्याओं के ऊपर में मैं काम करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।